So hello everyone, myself Harshit Kumar Pandey, and in this video I am going to cover the concept of laser. So in this video, this is the part 3 of the laser video. So let's start the class. What is the population inversion? Yani today topic that we are discussing about the population inversion, optical feedback and some other topics related to laser. So let's start the class. So if we talk about the population inversion, then what is the population inversion? So under the condition of thermal equilibrium, lower energy level even of the two level atomic system contain more atom than the upper energy level E2. यानी पॉपुलेशन इन्वर्जन हमको यह बताता है कि थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन पर क्या होना चाहिए, लोअर एनर्जी की जो वैल्यू है एटॉमिक सिस्टम का, उसका एनर्जी मोर उसमें वो जो है वो कॉन्टेन करे, यानी ऑक्युपाई करे ज़्यादा एटम को देन द अपर एनर्जी लेवल E2, यानी लोअर एनर्जी की जो मतलब कि कॉन्टेन करने की क्षमता हो एटम की वो ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू अपर एनर्जी लेवल E2। पॉपुलेशन इन्वर्जन यही बताता है कि थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये कंडीशन होनी चाहिए। However, to achieve the optical amplification, it is necessary to create a non-equilibrium distribution of atoms such that the population of the upper energy level is greater than the lower energy level। यानी अगर हमको देखिए, जैसा कि हम पॉपुलेशन इन्वर्जन मतलब कि थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में यह कंडीशन होती है कि जो लोअर एनर्जी में वो एटम ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू अपर एनर्जी, लेकिन हमको क्या करना है, हमको नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन चाहिए कि ऐसी कंडीशन हो जिसमें जो अपर एनर्जी की वैल्यू हो, लेवल जो हो, अपर एनर्जी लेवल जो हो ग्रेटर देन लोअर एनर्जी लेवल हो। तो इसी कंडीशन को हम पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। यानी पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है कि जैसा कि आप जानते हैं कि लोअर एनर्जी में एटम रहना स्टेबल है, मतलब लोअर एनर्जी पर एटम स्टेबिलिटी यानी मोर स्टेबल होते हैं, मोर लोअर एनर्जी के पास मोर एटम और मोर स्टेबल होता है, तो ये तो हम जानते हैं। यानी पॉपुलेशन इन्वर्जन हमको यह बताता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो लोअर एनर्जी है उसके पास ज़्यादा एटम होते हैं देन अपर एनर्जी लेवल, ठीक। तो हमको क्या चाहिए, हमको थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं चाहिए, हमको नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन चाहिए, मतलब उसका अपोजिट करेंगे, ऐसा काम करें कि जैसे कि अपर एनर्जी का जो लेवल है उसका ग्रेटर एनर्जी हो, मतलब कि इसमें जो लिखा है यानी हाउएवर टू अचीव द ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन। अगर हमको ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन चाहिए, यानी पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है, जब हमको ऑप्टिकल इन्वर्जन चाहिए होता है तो उस कंडीशन में हम नॉन इक्विलिब्रियम को कंसिडर करते हैं ऑफ ए एटम। तो इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन ऑफ अपर, तो हमको अपर एनर्जी का जो लेवल है उसको ग्रेटर बनाना है एज कम्पेयर टू लोअर एनर्जी लेवल, इसी को हम पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। यानी जैसा कि आप जानते हैं कि लोअर एनर्जी जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक। लोअर एनर्जी थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में ज़्यादा स्टेबल होता है, यानी उस पर एटम ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू अपर एनर्जी लेवल, लेकिन हमको क्या करना है, अपर एनर्जी लेवल को ज़्यादा बनाना है। तो जैसा कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो रहा था तो हम इसको नॉन इक्विलिब्रियम बना देंगे, जिस कारण से क्या होगा कि अपर एनर्जी की जो लेवल है उसका एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू, यानी पॉपुलेशन ऑफ अपर एनर्जी जो हो जाएगी उसका ज़्यादा हो जाएगी, मतलब अपर एनर्जी की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू लोअर एनर्जी लेवल। तो यही कंडीशन होता है पॉपुलेशन इन्वर्जन में। तो यही है, देखिए ग्राफ है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं N1 N2 डेंसिटी ऑफ एटम पहले ये था, लेकिन जब पॉपुलेशन इन्वर्जन हुआ तो ये कुछ इस प्रकार से इसका ग्राफ बना। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आप पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है, यानी देखिए पॉपुलेशन इन्वर्जन का हम उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि हमको ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन चाहिए होता है। तो ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन चाहिए होता है तो हम क्या करने हैं, हमको एक क्राइटेरिया लगानी पड़ती है कि जैसा कि आप थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन को जानते ही हैं कि उसमें जो लोअर एनर्जी होते हैं उसमें एटम की संख्या ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अपर एनर्जी लेवल। तो हमको क्या करना है, उसको लोअर एनर्जी में एटम को कम करना है, तभी तो हमारा ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन होगा। तो हम क्या करेंगे, नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन को कंसीडर करेंगे, तो वहाँ पर पॉपुलेशन ऑफ अपर एनर्जी जो होगा वो ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू लोअर एनर्जी, और इसी क्राइटेरिया को हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन बोलते हैं। और इसका ग्राफ भी मैंने अभी आपको बताया कि कैसे बनता है। अब हम बात करते हैं आगे के टॉपिक को, अब हम बात करेंगे ऑप्टिकल फीडबैक क्या होता है। तो अगर हम बात करें ऑप्टिकल फीडबैक की, तो लाइट एम्प्लीफिकेशन इन द लेजर अकर व्हेन द फोटोन कोलाइडिंग विद एन एटम इन द एक्साइटेड एनर्जी
state cause the stimulated emission of the second photon and the both of photon release two more। यानी देखिए ऑप्टिकल फीडबैक मतलब कि जैसा कि आप जानते हैं कि जब ऑप्टिकल लेजर एम्प्लीफिकेशन में लेजर क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है फोटोन को और वो कोलाइड करते हैं अदर एटम से। तो जब वो अदर एटम से कोलाइड करेंगे तो वहां पर स्टिमुलेटेड इमिशन होगा, यानी सेकंड फोटोन से क्या हो रहा है, ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन, यानी एक फोटोन था उससे दो फोटोन हो गए, अब दो फोटोन से दो और हो गए। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑप्टिकल फीडबैक में अम्लांच मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज कैरियर टेक प्लेस कर रहा है ऑप्टिकल फीडबैक की अगर हम बात करें। इसीलिए हम लेजर में ऑप्टिकल फीडबैक का इस्तेमाल करते हैं, जिस कारण से क्या हो, एक फोटोन से दो फोटोन, दो फोटोन से चार फोटोन, चार से आठ, ऐसे बढ़ते हुए, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज कैरियर टेक प्लेस करने लगे। यानी इसी कंडीशन को टू अचीव द लेजर एक्शन necessary to contain photon with the laser medium and the maintain the condition of coherence। कोहेरेंस को मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऑप्टिकल फीडबैक का इस्तेमाल करते हैं। और ऑप्टिकल फीडबैक कुछ इस प्रकार से होता है, बीच में हमारा एम्पलीफायर मिरर होता है और ये देखिए ये आपका दो मिरर है, इसके बीच में हमारा एम्पलीफाइंग मीडियम है जो लेंथ एल से है। यही क्या है, यही है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फेब्रो पीरियोडिक रेजोनेंट स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है यानी दो मिरर के बीच में एक एम्पलीफाइंग मीडियम लगा दिया गया जो कि एल डिस्टेंस तक है, दोनों से सेपरेटेड है, उसको हम फेब्रो पीरियोडिक रेजोनेंट मीडियम बोलते हैं। ठीक, तो ये था आपका कि हम लेजर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि जैसा कि जानते हैं फीडबैक में हम फीडबैक का इस्तेमाल क्यों करते हैं लेजर में, तो फीडबैक का इस्तेमाल इसलिए करते हैं, फीडबैक मतलब कोई मीडियम लगा दें, जैसे कि मिरर लगा दिया, तो इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पर एम्प्लीफिकेशन मतलब कि एवलांच मल्टीप्लिकेशन हो, जहाँ पर एवलांच मल्टीप्लिकेशन होता है वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज कैरियर टेक प्लेस करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज कैरियर से ये क्या होगा, मेंटेन करेगा कोहेरेंस ऑफ रिलेशन, यानी कोहेरेंस मतलब सेम फेज हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लेजर में क्या होता है, कोहेरेंस होता है। कोहेरेंस का मतलब क्या होता है, विच है कांस्टेंट फेज डिफरेंट डज नॉट वेरी विद टाइम, उसको हम कोहेरेंस बोलते हैं। तो ये था आपका लेजर के बारे में कि हम ऑप्टिकल फीडबैक क्यों लगाते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है। उसी प्रकार कुछ क्वेश्चन इससे भी आ सकता है कि लेजर ऑसिलेशन क्या होता है। तो लेजर ऑसिलेशन जैसा कि आप जानते हैं कि लेजर में स्टैंडिंग वेव होता है, तो जब स्टैंडिंग वेव एग्जिस्ट करती है किसी भी फ्रीक्वेंसी फॉर विच अ डिस्टेंस बिटवीन द मिरर देन इंटीग्रल नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ। यानी क्या होता है लेजर ऑसिलेशन, मतलब कि जब स्टैंडिंग वेव करती है, एग्जिस्ट करती है किसी भी फ्रीक्वेंसी पर, तो वहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन दो मिरर होता है एल, उसी को हम उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल स्पेसिंग बिटवीन द मिरर को ही हम एल बोलते हैं। कभी कभी एल से क्वेश्चन पूछता है कि ऑसिलेशन कैसे टेक प्लेस करता है, तो अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो आप एल इज इक्वल टू लेमडा क्यू बटे 2/2n लगाएंगे, जहां पर n रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, q इंटीजर को, और लेमडा इमेजन वेवलेंथ को, और l क्या है, ऑप्टिकल स्पेसिंग बिटवीन द मिरर, ठीक, ऑफ लेंथ l, जहां पर l क्या है, लॉन्गिट्यूड, सिंस द l इज लॉन्गिट्यूडनल मोड फ्रीक्वेंसी गिवन बाय द इक्वेशन इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल और एक्सियल मोड। इसी को हम अब देखिए जैसा कि ये L में था, तो जैसा कि हम जानते हैं लेमडा इक्वल टू होता है C/F, तो अगर हमको इसको फ्रीक्वेंसी के पार्ट में लिखना है तो हम क्या करेंगे, लेमडा की जगह C/F रख देंगे, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी CQ बटे 2n लेमडा। ठीक, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी की भी वैल्यू कभी कभी पूछ लेता है, यानी डेल्टा एफ की वैल्यू पूछ लेता है। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, C2nL, ये एक्सियल मोड के लिए होता है। ठीक, अब लेजर ऑसिलेटर क्या होता है तो उसको अभी बताता हूँ कि क्या होता है लेजर ऑसिलेटर। तो सबसे पहले आप ये फार्मूला जो था, जैसे कि L इज इक्वल टू लेमडा क्यू बटे 2n, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, यानी पूछ लेगा कि आपको ऑप्टिकल स्पेसिंग बिटवीन द मिरर बताइए ऑफ द डिस्टेंस L, तो आप L की वैल्यू लगाएंगे, क्या लगाएंगे, लेमडा क्यू बटे 2n, जहाँ पर लेमडा इमेजन वेवलेंथ है, क्यू इंटीजर है और n रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। जैसा कि आप जानते हैं लेमडा इक्वल टू C बटे एफ, तो यहाँ पर C बटे एफ रख देंगे तो ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी, यानी फ्रीक्वेंसी गिवन बाय इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और एक्सियल मोड बोलते हैं। अगर हमको मोड सेपरेटेड इन द टर्म ऑफ फ्री स्पेस चाहिए, तो अगर आपको डेल्टा एफ की वैल्यू पूछता है तो क्या लिखाएंगे, C बटे 2nL। अगर मोड सेपरेटिंग बिटवीन द फ्री स्पेस वेवलेंथ चाहिए तो जैसा कि आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी होता है क्या, C बटे लेमडा, और डेल्टा लेमडा की वैल्यू होती है लेमडा बटे डेल्टा एफ बटे एफ, यानी डेल्टा लेमडा हो जाएगा लेमडा स्क्वायर बटे C डेल्टा एफ। ठीक,
यानी डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बटे 2nl होता है। तो लेजर ऑसिलेटर क्या होता है? लेजर ऑसिलेटर कब अकर होता है? तो देखिए लेजर ऑसिलेटर में अकर इन डायरेक्शनल इन विच ट्रांसवर्स और द एक्सियल ऑफ कैविटी, मतलब ये अकर होता है डायरेक्शन जिसमें क्या हो, ट्रांसवर्स हो एक्सिस ऑफ कैविटी में। दिस गिव्स राइज टू द रेजोनेंट मोड एंड द ट्रांसवर्ड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ठीक, ये हमको क्या देता है? रेजोनेंट मोड को देता है जो कि ट्रांसफर हो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के। ट्रांसफर मतलब परपेंडिकुलर हो जिस डायरेक्शन में वो प्रोपोगेट कर रहा है। स्पेरिकल मिरर के लिए कुछ इस प्रकार का होता है, और अगर इसी को हम आगे सॉल्व करें तो कुछ इस प्रकार से ही बन जाता है। जैसा देखिए हमारे पास L दिया है, जैसे इस क्वेश्चन पर बेस्ड, जैसे कि ये जो L इज इक्वल टू लैम्डा क्यू बटे 2n था, इसी पर बेस्ड कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। पूछ रहा है यहाँ पर कि Q की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर Q की वैल्यू निकालना है, चार्ज की इंटीजर की वैल्यू निकालना है। तो L की वैल्यू दे दिया है, लैम्डा की वैल्यू दे दिया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे दिया, तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2nl बटे लैम्डा। तो यहाँ से Q की वैल्यू आ जाएगी 2.6 × 10⁵। अब हमको फ्रीक्वेंसी सेपरेशन ऑफ द मोड पूछ रहा है। ठीक, तो जैसे फ्रीक्वेंसी सेपरेशन ऑफ मोड का फार्मूला क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में अभी बताया हूँ कि इसका वैल्यू होता है CQ बटे 2nl। ठीक, CQ बटे 2nl होता है, ये होता है फ्रीक्वेंसी सेपरेटेड बाय द मोड, ये वाला फार्मूला इसका इस्तेमाल करिए, CQ बटे 2nl। ठीक, CQ बटे 2nl का फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी में इसको हम डेल एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, जैसे Q की वैल्यू इतना आ गई, ठीक, या इस वाले फार्मूले का इस्तेमाल करें C बटे 2nl। इसी का नाम क्या होता है? यही देखिए, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी सेपरेटेड बाय द मोड। यही क्या है? फ्रीक्वेंसी सेपरेटेड बाय मोड है, इसी को निकालना है। डेल्टा एफ यानी डेल एफ को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी सेपरेटेड बाय मोड। इसकी वैल्यू होती है C बटे 2nl। तो इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है 2.9 × 10⁸ अपॉन 2nl होता है। तो 2 × n की वैल्यू 1.78 दी थी, और लेंथ को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 0.004 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 2.1 गीगाहर्ट्ज। तो ये था आपका लेजर ऑसिलेटर के बारे में, और उसमें कुछ न्यूमेरिकल मैंने आपको करवा दिया। ठीक, उसी पे बेस्ड एक थ्रेशोल्ड कंडीशन होता है लेजर ऑसिलेटर का, वो क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो देखिए थ्रेशोल्ड मतलब द थ्रेशोल्ड गेन मैसेज टू डिटरमाइन द कंसीडरिंग द चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट बीम इट पासेस थ्रू द मीडियम। यानी थ्रेशोल्ड हमको यह बताता है कि कैसे एनर्जी ऑफ लाइट चेंज करती है बीम से, अगर वो पास करती है किसी मीडियम से। अगर हमको फ्रैक्शनल लॉस निकालना है तो उसकी वैल्यू होती है R1 × R2 एक्सपोनेंशियल माइनस 2 की पावर लैम्डा बार L। ठीक, यानी इंक्रीज इन द बीम इंटेंसिटी रिजल्टिंग फॉर द स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ एक्सपोनेंशियल। यानी फ्रैक्शनल गेन की वैल्यू होती है एक्सपोनेंशियल 2 की पावर G बार L। यानी अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो एक्सपोनेंशियल यानी फ्रैक्शनल लॉस की जगह फ्रैक्शनल गेन की जगह लिख सकते हैं हम एक्सपोनेंशियल 2GL × R1 × R2 एक्सपोनेंशियल -2 अल्फा L, या इसको हम एंड इज इक्वल टू किसके बराबर लिख सकते हैं? 1 के बराबर लिख सकते हैं। तो हमको अगर थ्रेशोल्ड गेन निकालना है, और जैसा कि हम जानते हैं लैम्डा प्लस लैम्डा × λ2 λ1 × λ2 एक्सपोनेंशियल G1 माइनस, अगर इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? G के बार माइनस R × L इज इक्वल टू 1। यानी अगर हमको थ्रेशोल्ड गेन निकालना है पर यूनिट लेंथ में, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? तो इसकी वैल्यू GTH, यानी ये GTH की जो वैल्यू होती है वो होती है लैम्डा की बार प्लस 1/2L log 1/R1 + R2। अब इसी पर बेस्ड थ्रेशोल्ड कंडीशन पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, यानी GTH हमको लेजर गेन कोफिशिएंट लेंथ को डिटरमाइन करना है। ठीक, तो हम कैसे डिटरमाइन, इसको क्या बोलते हैं? लेजर गेन कोफिशिएंट। ठीक, तो देखिए इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको लॉस दिया है 30 सेंटीमीटर पर इनवर्स, और रिफ्लेक्टिव दिया है ऑफ द ईच कर्व लेजर 30% दिया है। तो हमको डिटरमाइन करना लेजर गेन कोफिशिएंट फॉर आर ना, जिसका लेंथ 16 माइक्रोमीटर दिया है। तो जैसे कि हमको लेजर गेन कोफिशिएंट GTH निकालना है, तो इसकी वैल्यू होती है अल्फा
लॉस अल्फा बार प्लस 1/2 लॉग 1/r1 प्लस r2। ठीक, तो अल्फा बार की वैल्यू क्या दिया है 30 सेंटीमीटर प्लस 1/2 इंटू एल, इसको एल की वैल्यू क्या है 16 है ना, 2 इंटू एल, देखिए एल की वैल्यू रिफ्लेक्टिव विथ क्लीवेज लीकेज ऑफ 30%, 30% मतलब 0.03। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, तो ये हो जाएगा आपका क्या एल की वैल्यू 2L की वैल्यू, और लॉग R1 और R2 की वैल्यू कितना दिया है, R1 और R2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 0.3, ये है। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.60 प्लस 60 का मल्टीप्लाई कर माइक्रोमीटर में, तो इसकी वैल्यू 0.3 के बराबर आएगी, और इसकी वैल्यू GTH यानी लेजर गेन कोफिशिएंट की वैल्यू आ जाएगी 50 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये था आपका थ्रेशोल्ड गेन की, अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब देखिए कहीं कहीं लिखा रहता है कि स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ द रिकम्बिनेशन ऑफ द इंजेक्टेड कैरियर इनकरेज इन द सेमीकंडक्टर इंजेक्शन लेजर इज आल्सो कॉज इंजेक्शन लेजर डायोड, यानी ILD क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ILD मतलब इंजेक्शन लेजर डायोड क्या होता है। जब स्टिमुलेटेड इमिशन होता है बाय रिकम्बिनेशन ऑफ इंजेक्टेड कैरियर से, तो वहाँ पर हम इनकरेज करते हैं सेमीकंडक्टर को एज ए इंजेक्टेड लेजर, और उसी को हम इंजेक्टेड लेजर डायोड बोलते हैं। बाय द प्रोवाइडिंग द ऑप्टिकल कैविटी इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू, और वहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं ऑप्टिकल कैविटी को जो कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर का होता है, इन ऑर्डर टू मेंटेन, जो कि ऑर्डर टू प्रोवाइड करता है फीडबैक ऑफ फोटोन। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर 2 मिरर यानी क्लीवेज क्रिस्टल मिरर लगा दिया। ये गैलियम आर्सेनाइड है जिसमें डायरेक्ट बैंड है, और ये जो है ये एम्प्लीफिकेशन के लिए हम पी टाइप गैलियम, देखिए यहाँ पर हम 2 मिरर लगा दिए। सबसे पहले इसको हम क्या बोलते हैं क्लीवेज क्रिस्टल मिरर। फिर हमने गैलियम आर्सेनाइड का एक तरफ और एक तरफ क्या लगा दिया पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर ऐड कर दिया, और यहाँ पर देखिए बीच में हमारा ये जो है ये एम्प्लीफिकेशन के लिए काम करता है। तो देखिए लेजर में कैविटी होती है और कैविटी में फीडबैक होता है, ये बात आप नोट कर लीजिए, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लेजर के पास कैविटी होती है, कैविटी मतलब फीडबैक, फीडबैक में फोटोन होता है। तो ILD यानी इंजेक्टेड लेजर डायोड क्या होता है ओवर LED, LED का एडवांटेज क्या है, मतलब एडवांटेज ऑफ आइडियल यानी इंजेक्टेड लेजर डायोड ओवर LED क्या है। तो देखिए अगर हम इंजेक्टेड लेजर डायोड की बात करें तो क्या होता है, इसमें हाई रेडिएशन होता है ड्यू टू एम्प्लीफिकेशन इफेक्ट इन द स्टिमुलेटेड इमेज। पहला है हाई रेडिएशन, दूसरा है नैरो लाइन ब्रिथ ऑन द ऑर्डर टू मिनिमाइज इफेक्ट ऑफ मटेरियल डिस्पर्जन, और तीसरा है मॉड्यूलेशन कैपेबिलिटी इज द इम्प्रूव अपॉन, और दूसरा है चौथा है कोहेरेंट सोर्स होता है क्या ऑप्टिकल इंजेक्टेड लेजर, मतलब इंजेक्टेड लेजर डायोड क्या होता है कोहेरेंट सोर्स होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इफिशियंसी की, इफिशियंसी ऑफ लेजर। तो इफिशियंसी क्या है, देयर आर नंबर ऑफ वे इन विच द ऑपरेशन इफिशियंसी ऑफ सेमीकंडक्टर लेजर कैन बी डिफाइंड। बहुत से वे हैं जिसमें हम इफिशियंसी को डिफाइन कर सकते हैं। एक्सटर्नल क्वांटम इफिशियंसी इन विच द रेशियो of the increase of photon output rate for a given increase in the number of injected electron, यानी एक्सटर्नल क्वांटम इफिशियंसी को क्या बोलते हैं द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन फोटोन आउटपुट, रेशियो ऑफ इंक्रीज इन फोटोन आउटपुट रेट अपॉन द फॉर ए गिवन इंक्रीज द नंबर, मतलब कि रेशियो ऑफ इंजेक्टेड इन फोटोन आउटपुट रेट को का रेशियो अपॉन द नंबर ऑफ इंजेक्टेड फोटोन का अगर रेशियो निकालते हैं तो यही आपका क्वांटम इफिशियंसी यानी एक्सटर्नल क्वांटम इफिशियंसी कहलाता है। इसकी वैल्यू यानी ND से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम यह बोल सकते हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ PE/HF अपॉन डिफ्रेंसिएशन ऑफ L/E, यानी इसको हम D ऑफ PE/DLEG बोल सकते हैं, जहाँ पर EG क्या है बैंड गैप एनर्जी रिप्रेजेंटेशन है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए LED और लेजर का ग्राफ क्या होता है। तो जैसे LED में आप देख सकते थे स्ट्रेट लाइन था, लेकिन लेजर में ऐसा नहीं होता। लेजर की लाइट में अगर हम लाइट वर्सेस करंट का ग्राफ बनाते हैं, यानी पावर वर्सेस करंट का ग्राफ बनाते हैं, तो सबसे पहले स्टिमुलेटेड इमिशन लेजर में होता है, फिर उसके बाद सबसे पहले स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है, फिर उसके बाद स्टिमुलेटेड इमिशन होता है, और कुछ इस प्रकार से होता है। और ये जहाँ पर स्टिमुलेटेड इमिशन खत्म हुआ और यहाँ पर जब ग्राफ ऊपर हो गया तो इसको हम थ्रेशोल्ड इमिशन बोलते हैं। यानी अगर हमको टोटल एफिशिएंसी NT निकालना है
तो क्या होता है टोटल इफिशियंसी की अगर हम बात करें तो होता है टोटल नंबर ऑफ आउटपुट फोटोन अपॉन टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टेड फोटोन। इसको हम क्या बोलते हैं टोटल इफिशियंसी। ये वाला जो फार्मूला था ये टोटल इफिशियंसी का फार्मूला था। ठीक, ये आपका टोटल इफिशियंसी का फार्मूला था। तो टोटल इफिशियंसी क्या होता है टोटल नंबर ऑफ आउटपुट फोटोन अपॉन टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टेड फोटोन। इसकी वैल्यू होती है पी बटे एच एफ अपॉन टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन आई बटे ई, जिसकी वैल्यू होती है पी बटे आई ई जी। ठीक, ये क्या है टोटल इफिशियंसी, ये क्या है आपकी टोटल इफिशियंसी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी पे क्वेश्चन कर ले सकते हैं। हमको एक्सटर्नल पावर इफिशियंसी निकालना है। तो एक्सटर्नल पावर इफिशियंसी की वैल्यू होती है पी बटे पी इंटू 100। जैसा कि पावर जानते हैं V इंटू आई होता है, तो पावर होता है। अगर इसको हम एक्सटर्नल पावर इफिशियंसी की अगर हम आगे सॉल्व करें तो इसको हम यह भी लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू होती है NT बटे ई जी बटे वी इंटू 100। ठीक, NT बटे ई जी बटे वी इंटू 100। उसी तरह हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है जिसमें NT की वैल्यू 80% दी है। तो 80% मतलब 18/100। V की वैल्यू दिया है 2.5 वोल्ट, EG की वैल्यू दिया है 1.43 वोल्ट। हमको एक्सटर्नल पावर इफिशियंसी निकालना, तो इसकी वैल्यू होती है NT इंटू EG बटे V इंटू 100। तो NT की वैल्यू है 18/100 इंटू 1.43/2.5 इंटू 100। एंड इफिशियंसी की वैल्यू हो जाएगी एक्सटर्नल इफिशियंसी 10%। अब देखिए लेजर के मोड को अगर हम बात करें तो लेजर का जो मोड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ पर होता है। तो लेजर में मल्टी मोड, लेजर एक प्रकार का मल्टी मोड डिवाइस है, ये बात आप नोट कर लीजिए। क्यों ये मल्टी मोड डिवाइस है? क्योंकि देखिए सीरीज ऑफ वेवलेंथ पीक करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लॉन्गिट्यूडनल मोड विथ द स्ट्रक्चर। देखिए लेजर को हम मल्टी मोड डिवाइस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो सीरीज ऑफ वेवलेंथ है वो पीक करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लॉन्गिट्यूडनल मोड विद द स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक, तो इसीलिए हम लेजर को मल्टी मोड डिवाइस बोलते हैं। मल्टी मोड डिवाइस मतलब आप ये देख सकते हैं कि रिलेटिव इंटेंसिटी बटे वेवलेंथ का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पर कुछ पीक दिया है वेवलेंथ वाला, मतलब कि कुछ एम्पलीट्यूड दिया है, यानी जो सब पीक ड्यू टू हाई ऑर्डर ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स लेटरल मोड। तो ये इसीलिए हम इसमें क्या करते हैं, इसमें क्योंकि ज़्यादा मोड पाए जा रहे हैं, इसीलिए लेजर को हम मल्टी मोड डिवाइस बोलते हैं। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, सब पीक पाया जा रहा है जो कि हाई ऑर्डर का है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स है, यानी लेटरल मोड है। देखिए सिंगल मोड ऑपरेशन में लेजर को क्यों नहीं ऑपरेट करता? अब इसका क्वेश्चन आता है कि देखिए आर मेथड टू अचीव सिंगल लॉन्गिट्यूडनल मोड ऑपरेशन, क्यों ऐसा नहीं होता है? सिंगल मोड ऑपरेशन में क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये रिड्यूस करता है लेंथ को ऑफ द कैविटी अंडर द फ्रीक्वेंसी सेपरेटेड बाय एडजेसेंट मोड, इसीलिए सिंगल मोड ऑपरेशन में ये नहीं होता है। ठीक, सिंगल मोड ऑपरेशन में इसीलिए नहीं होता है। ऑपरेशन के लिए अगर आपके पास ग्राफ आता है रिलेटिव इंटेंसिटी बटे वेवलेंथ का, तो ये वाला ग्राफ बनाएंगे। अब देखिए सिंगल मोड ऑपरेशन में क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये रिड्यूस करता है लेंथ को। यहाँ पर लिखा है कि एनी मेथड टू अचीव सिंगल लॉन्गिट्यूडनल मोड ऑपरेशन इज टू रिड्यूस द लेंथ एल ऑफ द कैविटी। सिंगल मोड ऑपरेशन में तब हो जाएगा जब हम इसके क्या कर दें, हम इसके लेंथ को कम कर दें। तो क्योंकि सिंगल मोड ऑपरेशन में लेंथ कम नहीं होता है, अगर हम लेंथ को कम कर दें कैविटी को अंटिल द फ्रीक्वेंसी सेपरेशन बाय एडजेसेंट मोड, तब वहाँ पर हो सके तो हो। और देखिए क्योंकि सिंगल मोड में, क्योंकि देखिए मल्टी मोड मतलब मोर देन वन फ्रीक्वेंसी, मल्टी मोड मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा पीक मिले, इसलिए लेजर को कैविटी मेंटेन करना रहता है, जिस कारण से मल्टी मोड में होता है। सिंगल मोड में इसलिए नहीं होता है क्योंकि लेंथ ज़्यादा रहती है। लेंथ ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि इन वन मेथड टू, देखिए केवल एक ही मेथड हो सकता है सिंगल मोड ऑपरेशन को, अगर हमको लेजर को सिंगल मोड बनाना है। कब हो सकता है? जब हम उसके लेंथ को रिड्यूस कर दें, क्योंकि सिंगल मोड ऑपरेशन में लेंथ ज़्यादा होती है, डायरेक्टली का रिलेशन होता है, जिस कारण से सिंगल मोड ऑपरेशन में लेजर वर्क नहीं करता है। तो वो तभी वर्क कर सकता है जब इसके लेंथ को रिड्यूस कर दे, तब ये सिंगल मोड ऑपरेशन में वर्क करेगा। यही इसमें लिखा है और इसका ग्राफ बनाया गया है, जो कि 1.55 माइक्रोमीटर पर एक पीक मिला है। सिंगल मोड ऑपरेशन कब मिलेगा? जब इसकी लेंथ को रिड्यूस कर दे एल को।
ठीक, तो कभी कभी इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।